गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे करंट का वो क्या कहते हैं आपका टाइप्स ऑफ करंट, है ना। मतलब करंट होता क्या है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ करंट क्या है, ये हम लोग देखे थे। उसमें कम से कम 5 से ज़्यादा टाइप आपका आया था। अब हम लोग उसके आगे बात करेंगे कि आखिर इसमें आगे मतलब मेरा करंट कैसे डेवलप होता है, करंट में और क्या क्या मेरे टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात कि करंट डेवलप होता कैसे। पिछले बार भी बताया था बाबू कि आपने अपने आसपास बहुत सारा कंडक्टर देखा होगा, लेकिन क्या हर एक कंडक्टर में आपको करंट दिखता है। जैसे अगर आपने घर पे पूरा वायर का कनेक्शन कर दिया है, ठीक है, और उस वायर के कनेक्शन को आपने मेन सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या आपका ये जो फ़ैन और बल्ब है वो क्या ऑपरेट हो सकता है? नहीं। या अगर लाइट कट जाता है तो आप देखते हो कि वो आपका क्या कहते हैं फ़ैन जो चल रहा होता है वो बंद हो चुका होता है। लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर है देन वो सोर्स उसको मिल रहा है इन्वर्टर से, है ना, और आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, वो फ़ैन वहाँ पे आराम से चल जाएगा। तो आखिर क्या रीज़न है कि अगर हम कोई सोर्स देखते हैं जो बाहर का मेन सर्किट हो या बैटरी हो, जनरेटर हो या इन्वर्टर हो, वो आखिर क्या डेवलप करता है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है ना। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों वहाँ पे ऐसा आता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जनरल केस में एक कंडीशन है, याद रखिएगा। अगर कोई कंडक्टर है, मान लो वायर, ये वायर का जूमिंग एरिया देख रहे हैं आप, जूम किया हुआ, कह रहा है कि कोई वायर है, इसमें टेम्परेचर टी पे इसके इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, जिसे VRMS कहते हैं, और ये अंडर रूट 3kT/m होता है। कितना होता है? अंडर रूट 3kT/m, जहाँ पे T क्या है? टेम्परेचर, K है वोल्टेजमैन कांस्टेंट, और M होता है उसका मास। ये ट्रैवल करता है 10⁵ या अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, जनरल टेम्परेचर पे। और ये RMS वेलोसिटी कहलाता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कह सकते हैं कि सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालकर उसका रूट लेना, ठीक है ना। अब देखो ये जनरल टेम्परेचर T पे, अब ये आपका हमेशा एक जनरल केस में सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में ट्रैवल करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन किधर ट्रैवल करते हैं? रैंडम मोशन में ट्रैवल करते हैं, इस तरह से, ताकि उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल वो 0 हो जाता है। यानी जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक RMS वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होता है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस वक्त उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? 0। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हो एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या अप्लाई करते हो? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कहने का मतलब अगर इसके अक्रॉस हम एक सेल कनेक्ट कर दें तो एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ तो लेंथ है, तो ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल जनरेट होगा, और आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा किधर? कंडक्टर के अक्रॉस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अक्रॉस क्रिएट होगा, देन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण समथिंग कुछ फोर्स एक्ट होगा, किस पर? इलेक्ट्रॉन पे, है ना। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लगता है E/E, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोग पढ़े हैं। तो अगर ये फोर्स उस पर अप्लाई होगा तो वो उस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, जिस मतलब उस डायरेक्शन के अपोजिट मूव करना चाहेगा जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा हो, है ना। और पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिट्रॉन ट्रैवल करेगा किधर? प्लस से माइनस की तरफ। ये हम लोग सोच के चलते हैं। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा? सबसे बड़ी बात है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में। तो बातें इसमें होती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। अब सवाल ये उठता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या? तो कहता है कि द इलेक्ट्रॉन इन
वैलेंस सेल। जनरली जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम कंडक्टर में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं यही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ कुछ में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं भी होते हैं, तो उनकी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हम इतना समझते हैं कि मैक्सिमम केस में आपका जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरह रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, और फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। क्लियर है? जैसे अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स होते हैं वो 3 होते हैं, कॉपर्स के 1 होते हैं, है ना, कॉपर का 1 होता है ना 29, एल्युमिनियम का 3 AlCl3, हाँ एल्युमिनियम का 3 होता है। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जो रहते हैं वो जनरली ट्रीट करते हैं किसकी तरह, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, और वो ट्रैवल करते हैं जब हम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, किसमें, कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो हम लोग देखें वो कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ट्रैवल करता है जब हम अप्लाई करते हैं, तो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये रैंडम मोशन क्यों होता है, ठीक है ना, तो ये रैंडम मोशन उसका क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टीज़ है, और ये रैंडम मोशन तभी रुक सकता है जबकि टेम्परेचर क्या हो, एब्सोल्यूट जीरो हो। एब्सोल्यूट कितना हो, ज़ीरो हो, डेट इज़ 0 केल्विन, कितना हो, 0 केल्विन, या कह सकते हैं -273.16 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर कितना हो, -273.16 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट उसके स्पीड क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। लेकिन जनरल केस में इस फॉर्मूले के हिसाब से ये ट्रैवल करेंगे 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सोचो ज़रा, इसमें हम क्या कहते हैं, अप्लाई करें, आपका क्या कहते हैं, तो अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ और देखो, इसमें और बताते हैं। अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा रुक के पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा रुक के उसको मिटा रहे हैं। लेकिन जनरल केस में होगा क्या, ये देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलाइड कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड द लैटिस। इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर सकता है लैटिस के साथ, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर सकता है लैटिस के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर सकता है कर्नल के साथ। कर्नल क्या है, तो कर्नल इज द न्यूक्लियस, एक वो एटम कह सकते हो, जो एटम वहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर, उसे हम लोग कहते हैं कर्नल, और उस कर्नल से या फिर लैटिस से कोलाइड कर सकता है। और कहता क्या है कि द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव collision is called relaxation time। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और होता क्या है कि दो कॉलिजन के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करता है, क्या करता है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है, और उस ड्यूरेशन मतलब लेंथ को, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by electron between two successive collision is called mean free path। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मीन फ्री पाथ, इसे डिनोट करते हैं लेमडा से। क्या याद रखना है, द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इसको डिनोट किससे करेंगे, टाउ से। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो समय होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। ये तो समझ में आया कि बेसिक कंडीशन क्या है। अब हम लोग इसमें बातें करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। अब बात करेंगे इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मिटा दे इसको,
तो शुरू हेडिंग डालते हैं हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है क्या, कहता क्या है कि कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और वो ट्रैवल करना चाहते हैं जनरल रैंडम मोशन में, ठीक है, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया क्या यहाँ पे सोर्स ऑफ पोटेंशियल क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, है ना, प्लस से माइनस के बीच में। अब इसके कारण क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई हुआ इलेक्ट्रॉन पर, कितना अप्लाई हुआ, E इंटू ई, और फोर्स इक्वल्स क्या होता है, M इंटू ए, तो A इक्वल्स क्या हो गया, E अपॉन M, मतलब ये एक्सेलरेशन होगा किसका, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है उसका, है ना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है उसका एक्सेलरेशन है ये। अब देखो क्या होगा, अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता, ध्यान से समझना हो, अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता तो हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं चार्ज वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रेडिएट होता नहीं है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन होना नहीं चाहिए। रियलिटी में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा होता है वो एक कर्नल से टकराया, ठीक है, फिर इधर मूव कर गया, फिर यहाँ कर्नल से टकराया, फिर इधर मूव कर गया, फिर कर्नल से टकराया, फिर इधर मूव कर गया, तो फाइनली वो क्या करते हैं कि बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक पार्टिकुलर बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो इस पॉइंट तक पहुंच गया, मान लो इस पॉइंट तक, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचा दें, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट पर पहुँच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो बहुत कम हो रहा है एक बहुत सारे टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि वो कर्नल से टकरा जा रहा है, क्योंकि वो तो उसमें मौजूद ही है पहले से। तो इस कारण से एक्सेलरेटेड मोशन होते हुए भी उसकी स्पीड उसमें क्या होती है, कम रहती है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन अपना इफेक्ट वहाँ पे शो नहीं कर पाता है। अब बात होता है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जितना ये इस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर पाया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कितना कर पाया, इतना ही ट्रैवल कर पाया ना। इस ड्रिफ्ट करने में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका रेट चेंज जो कहलाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, या जनरल केस में इसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एवरेज वेलोसिटी बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अगर आप ध्यान से सोचो तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखो, हमने एक सिंपल सा बताते हैं, आप मोल कंसेप्ट पढ़े हो, एक मोल अगर आपके पास एटम हो, एक मोल एटम हो, एक मोल मतलब क्या कहते हैं कंडक्टर हो, ठीक है, अगर मान लो कॉपर ही ले लेते, एक मोल अगर कॉपर हो तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 6 × 6.023 × 10⁻23 आपके एटम्स होंगे, और हर एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है एज पर कॉपर। तो आपके पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 6.023 × 10⁻23, यानी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में। और एक मोल होता कितना है, 63.5 ग्राम हम कॉपर ले लें, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक वेट तो उतना ही है, 63.5 ग्राम कॉपर ले ले तो हमको एक मोल मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो 26 है ना, 283 1326, तो 26 ग्राम अगर हम एल्यूमिनियम ले लें तो वहाँ भी हमको उतना एक मोल मिल जाएगा। तो एक मतलब एक छोटा सा अमाउंट 63.5 ग्राम बहुत छोटा होता है ना, उसमें क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रैवल कर रहे होंगे, तो उन सब के वेलोसिटी का जब एवरेज लिया जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी द एवरेज वेलोसिटी of all the electrons when potential difference is applied is called drift velocity, denoted by VD, डिनोट करते हैं इसको VD से, ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं, VD से डिनोट करते हैं। चलिए ये समझ में आ गया हमको, बहुत अच्छा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे,
तो देखो अभी हम जस्ट बताए थे कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है फ्री, मतलब बिना किसी कॉलिजन के, उस डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। डिस्टेंस लेमडा ट्रैवल हो रहा है। इनिशियली क्या था, वो बहुत सारे वेलोसिटीज़ थे, है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी था। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो उन सब का मिलाकर जो नेट वेलोसिटी मिलेगा वो ज़ीरो होता है। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होती है, ज़ीरो, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है ना, डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो। टाइम कितना लगा इसको ट्रैवल करने में, टाउ। देखो ये आपका डिस्टेंस है जिसे मीन फ्री पाथ कहते हैं, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, इसको ट्रैवल करने में टाइम लगा टाउ, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मान लो फाइनल वी डी है, तो वी डी इक्वल्स क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टाउ, जीरो यानी ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, यानी वी डी का फॉर्मूला हो गया ई ई टाउ अपॉन एम। लेकिन अगर आप एस सी वर्मा को देखोगे तो उसमें ये रिजल्ट नहीं है, उसका रिजल्ट कुछ और है। देखो दोनों सही है ऑलमोस्ट, बताते क्यों। अब देखिए इसी चीज़ को दोबारा फिर से सॉल्व करते हैं। लेमडा था, इनिशियली स्पीड इसकी कितनी थी, ज़ीरो टाउ, ठीक है ना। अब आप अगर ध्यान से देखो तो लेमडा इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, लेमडा इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, हाफ होगा इनटू ए और इनटू टाउ का स्क्वायर, यानी ई ई अपॉन 2m इनटू टाउ का स्क्वायर, ये हो गया लेमडा, है ना। यानी लेमडा इक्वल्स क्या आ गया आपका, लेमडा इक्वल्स आ गया आपका ई टाउ स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। और लेमडा बाई टी क्या हो गया, उसका वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी, तो लेमडा अपॉन टी इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका ई टाउ अपॉन 2m, और इस वेलोसिटी को ये हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो कि आपका कहलाता है ई टाउ अपॉन 2m। यानी आपके पास दो रिजल्ट है, आपको अगर ध्यान से देखें तो एक है ई टाउ अपॉन m और एक है ई टाउ अपॉन 2m, और दोनों सही है, क्योंकि एक्चुअली कहा जाए तो ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है, एटॉमिक लेवल की बात हो रही है, और उस लेवल पर इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है ना, मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब 10⁻³ के ऑर्डर में होता है, या 10⁻5 के ऑर्डर में, बहुत छोटा वेलोसिटी होता है। उस वेलोसिटी पे आप उसका अगर हाफ भी कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट उसमें, बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए आप दोनों वैल्यू को देख सकते हो अलग अलग बुकों में, किसी किसी किताब में आपका ई टाउ अपॉन एम होता है, किसी किसी किताब में आपका ई टाउ अपॉन 2m होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका देखा जाए तो दोनों सही है ना, बस निकालने का तरीका अलग है। तो आप इसको भी याद रखोगे और इसको भी याद रखोगे, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई पूछेगा तो क्या होगा, कहिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो जब सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसे हम क्या निकाल कहते हैं, वीडी, ठीक है ना। सारे वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का, पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, उस पूरे वेलोसिटी का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको नोट करिए पहले। चलिए तो हो गया नोट आप लोग का। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पूछता है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डाल दीजिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों आपको रिजल्ट याद रखना होगा, है ना, 2m वाला भी और m वाला भी, दोनों आपका यूजफुल है। हाँ, हेडिंग क्या था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। रिलेशन बिटवीन किसका होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का। देखो कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं पहले।
मान लो ये सोर्स ऑफ कंडक्टर है हमारा, ठीक है ना। इसे तुमने कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से। एक कंडक्टर जिसे कनेक्ट किए हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें एक टर्म अभी आपका आएगा जिस टर्म को हम लोग कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाई स्मॉल एन। इसे नंबर डेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसमें इलेक्ट्रॉन वीडी के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब हम अप्लाई किए तो इसमें करंट तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा ना भाई, है ना। तो आई इक्वल्स क्या होगा, तो आई इक्वल्स होगा चार्ज अपॉन टाइम। वेरी गुड। चार्ज होगा क्या, तो चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है अपॉन टाइम, क्यू इक्वल्स एन। हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हो तुम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम इनटू ई अपॉन टाइम। ये हो सकता है ना। नंबर डेंसिटी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से। सिंपल सी बात है कि अगर हम नंबर डेंसिटी में अगर हम इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। मान लो ये वीडी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और इसने थोड़े से टाइम तक, मतलब कह सकते हैं कि थोड़े से टाइम टी टाइम ट्रैवल किया है। कितना टाइम ट्रैवल किया है, टी टाइम। तो इसका जो ये लेंथ, जिस सेक्शन को ये क्रॉस कर रहा होगा, इस सेक्शन का जो लेंथ है वो लेंथ कितना कहला जाएगा, इस सेक्शन का लेंथ कहलाएगा वी डी इंटू टी, है ना। वी डी इंटू टी, जहाँ पे टी क्या है, वो टाइम जिस टाइम तक इसने ट्रैवल किया है। तो उस हिसाब से मेरा आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो लेंथ मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है ना। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी ई अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, आई इक्वल्स हो जाएगा एन ए ई वी डी। और वी डी का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, क्या निकाले थे, ई टाउ अपॉन एम। क्या निकाले थे, ई टाउ। बेसिक वो वाला ये यूज करते हैं जो पहले हम निकाले थे, ई टाउ बाई एम। ये जनरल चलता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो सकता है, आई का वैल्यू एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम, ठीक है ना। एक चीज़ और, अगर मान लो इस पूरे कंडक्टर का लेंथ एल होता, इसको एल नहीं मान लेते, इसको डी मान लेते, ठीक है। मान लो इस पूरे कंडक्टर का लेंथ एल होता, तो उस हिसाब से मान लेते हैं इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, देन ई इक्वल्स क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि ई होता क्या है, तो रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, यानी डी वी अपॉन डी आर। कहने का मतलब कि पोटेंशियल में अगर हम डिफरेंस जो भी है उसमें लेंथ से डिवाइड दें तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। डैट इज, यानी ई को हम लोग कह सकते हैं वी अपॉन एल, है ना। तो उस हिसाब से आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन ए ई स्क्वायर वी टाउ अपॉन एम एल। ये रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि वी डी है क्या, तो उसमें भी आप बोल सकते हो ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये रिजल्ट है हमारा वी डी का। तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है हमारा किसके साथ है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा हमारा, उसे कहते हैं हम करंट डेंसिटी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है करंट डेंसिटी। उसके पहले कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं, ज़रूरी नहीं है वो, इसको पहले मिटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद
देखो अब हम क्या बता रहे थे, ऐसा तो नहीं वो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ कंडक्टर में फ्लो करता है, कंडक्टर के अलावा भी तो फ्लो करता है। तो थोड़ा सा एक चीज़ बता दे रहे हैं जो पीछे हमको मतलब आगे कहीं भी यूज आएगा इसलिए बोल रहे हैं। कह सकता है कि करंट कैरियर क्या होता है, एक टॉपिक मान लो डाल लो करंट कैरियर, ठीक है, अलग अलग में कहाँ कहाँ करंट कैरियर कौन कौन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले द करेंट कैरियर इन कंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन। करंट कैरियर कंडक्टर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, द करेंट कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट इज आयंस। थर्ड, इन सेमीकंडक्टर द current carrier are electrons and holes। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। ये आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन और होल है क्या। एक्चुअली अभी हम कुछ इतना ही बता सकते हैं कि होल इज़ द वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, आगे हम पढ़ेंगे उसके लैटिस में, ठीक है ना, तो जब जहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है उस जो वैकेंट स्पेस हुआ उस वैकेंट स्पेस को होल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो एक वहाँ पे वैकेंट स्पेस हो गया, और चूंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा है तो ऑब्वियस है कि निगेटिव हट गया है ना चार्ज वहाँ से, तो उस पर क्या चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि होल्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फोर्थ नंबर, इन कैथोड रे ट्यूब या इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब द करेंट कैरियर्स आर कैथोड रे। ये सिर्फ इसमें कैथोड रे होता है, ठीक है ना। ये याद रखना होगा कि करंट कैरियर कंडक्टर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। करंट कैरियर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होते हैं, तो आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल होता है। और कैथोड रे ट्यूब जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ करंट कैरियर कौन होता है, कैथोड रे होता है। इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज आएगा इसका। चलिए अब इसके बाद चलते हैं इसके आगे। फिर एक चीज़ और आप लोग पढ़े होंगे, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, लिखवाया नहीं है लगता है, या लिखवाया याद नहीं आ रहा हो। करंट क्या होता है जानते हैं हम लोग। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, that is from positive terminal to negative terminal, है ना। फिर देखिए ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हो गया करंट का, क्या था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक और पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन किधर ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट करता है ना। इलेक्ट्रॉन किधर ट्रैवल करता है, लो से हाई। इलेक्ट्रॉन क्या ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम
लो टू हाई पोटेंशियल that is negative terminal to positive terminal। यानी कहने का मतलब देखो, अगर ये कंडक्टर है हमारा, जिसमें हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाया है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा निगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करेगा वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट ट्रैवल करेगा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट करंट ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या होता है? करंट ट्रैवल करता है। तो क्या याद रखना होगा? करंट विल always travel opposite to the direction of flow of electron, opposite to the direction of flow of electron, है ना। फिर और क्या याद रखना होगा आपको? अब सोचो कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, इधर माइनस है ना। माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यानी पॉजिट्रॉन की बात करें, या फिर हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं कर सकते ना, है ना, सही बात है। तो पॉजिट्रॉन यानी किसी पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो किधर जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि करंट हमेशा डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, किसके? जिधर आपका पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, है ना। तो क्या याद रखेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट इज एज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिट्रॉन्स का जो क्या कहते हैं डायरेक्शन होता है, वही करंट का डायरेक्शन होता है। नोट करिए इसको। ये हो गया नोट आप लोग का। अब हम लोग इसके पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर चलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये भी बातें हुई हमारी करंट कैरियर की। करंट किधर ट्रैवल करता है, कैसे चार्ज ट्रैवल करते हैं, चार्ज के ट्रैवल का डायरेक्शन किधर है। अगर चार्ज का ट्रैवल का डायरेक्शन दिया हुआ तो हम करंट का डायरेक्शन लिख सकते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्या लिख समझेंगे? जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अगर पॉजिट्रॉन्स दिया हुआ है यानी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो हम क्या समझेंगे? भाई जिधर गया पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा करंट, है ना। तू बढ़ चल मैं आया, है ना, वही बातें होती हैं। चलो, तो अभी हम एक क्वेश्चन है कह रहा है कि मान लो एक पार्टिकुलर करंट पे, एक करंट है पार्टिकुलर जो करंट ट्रैवल कर रहा है और इसका डायमीटर दिया हुआ है d, डायमीटर d दिया हुआ है और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा है v1 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 है, जबकि इससे करंट I जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इसी मटेरियल का एक और कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा कंडक्टर, छोटा सा। इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो d/2 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा जबकि इससे भी करंट I जा रहा है, तो क्या होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे पास I का VD से कोई रिलेशन है, तो हमारे पास I का VD से रिलेशन है, क्या वो देखते हैं। I = NAE VD है, हमने पढ़ा है ना, वेरी गुड। तो VD इक्वल्स क्या हो जाएगा I/NAE। अब जरा ध्यान से समझना क्या क्या यहाँ पर गिवन है और क्या गिवन नहीं है। कुछ डायरेक्टली गिवन होता है, कुछ इनडायरेक्टली गिवन होता है। पहला बात, करंट गिवन है, मतलब दोनों में करंट सेम, ठीक है। n क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलो ठीक है, मान सकते हैं कि ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा मेटल बाय मेटल वैरी कर सकता है, कंडक्टर बाय कंडक्टर वैरी कर सकता है, लेकिन
चूंकि कंडक्टर सेम है तो हम कह सकते हैं कि एन भी मेरा सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो सेम ही होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि Vd जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/πr²। तो Vd डायरेक्टली किसके हो गया, 1/r² के। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि Vd/Vd डैश इक्वल्स हो जाएगा R2/R1 का स्क्वायर। क्या गलत बोल रहे हैं, R2/R1 का स्क्वायर। भाई पहला वाले के लिए R1 मान लो, दूसरे वाले के लिए R2। ये हो जाएगा D1 का वैल्यू D और D2 का वैल्यू हो जाएगा D/2। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो V1 का वैल्यू तो R2, R है क्या, तो R होता है D/2, या हम कह सकते हैं जब R पर डिपेंड कर रहा है तो वो D पे भी डिपेंड करेगा, वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, वो अपने आप कट जाएगा। देखो ध्यान से, इस R2 को क्या लिखेगा, D2/2, इसको क्या लिखेगा, D1/2, यही ना करिएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से, Vd/Vd का डैश अगर निकालें तो ये हो जाएगा D2/2 और ये हो जाएगा D1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल हो गया हमारा, तो रिजल्ट क्या आ गया, D2/D1 का ही स्क्वायर आया ना। तो अब जो वैल्यू है वो रखो, Vd वो V1 है और ये Vd डैश है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी देखते हैं। D2 का वैल्यू है हमारे पास D/2, तो D/2 और इसका वैल्यू है D का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। तो V1/Vd डैश इक्वल्स हो जाएगा 1/4। तो Vd डैश जो आएगा यानी नए वाले का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो 4V1 होगा। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो 4V1 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल 4 टाइम मोर स्पीड विथ मोर स्पीड, 4 टाइम मोर स्पीड। चलो ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करेंट डेंसिटी। क्या है, करेंट डेंसिटी। इसके बारे में हम आज कम से कम खाली डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। करंट डेंसिटी है क्या, तो कहता है कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी वायर से जब करंट जा रहा होता है तो उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो करंट आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका करंट डेंसिटी कहते हैं, है ना। और इसको डिनोट करते हैं जे से। तो करंट डेंसिटी में कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसे क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। चलो आज क्लियर कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होता है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस तरफ करंट ट्रैवल कर रहा होता है उसके डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारा मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है जिससे करंट I फ्लो कर रहा है, मान लो, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा एज अ वेक्टर, ठीक है ना। और J इक्वल्स क्या होगा, I/A। J इक्वल्स क्या होगा, I/A। और अगर कोई पूछेगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट होगा आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे ये वायर इस तरह नहीं होता, वायर का क्रॉस सेक्शनल थोड़ा सा सेक्शन कटा होता है पार्टिकुलर एंगल पे, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। करंट आई जा रहा है, करंट अगर इस तरफ में है तो जे का डायरेक्शन तो इधर ही होगा आपका, ठीक है ना। लेकिन एरिया, एक बात बताते हैं यहाँ पे, एक चीज़ आएगा आपका, एक टर्म जिसे कहते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है ना, याद रखना है। बट एरिया वेक्टर
अब सवाल ये उठता है कि क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, एरिया के सरफेस पे नॉर्मल, ध्यान समझना, एरिया के सरफेस पे नॉर्मल एक ऐसा वेक्टर चूज करते हैं खुद से। आगे बहुत जगह यूज हुआ होगा, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़े हो वहाँ भी यूज हुआ है। आगे जब हम लोग क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ भी यूज होगा, कई जगह यूज होता है। अभी यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी यूज करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया के मैग्नीट्यूड का एक ऐसा वेक्टर जो नॉर्मल होता है सरफेस पे। क्या बोलेंगे? एरिया के मैग्नीट्यूड का एक ऐसा वेक्टर जो सरफेस होता है, सरफेस पे क्या होता है? नॉर्मल होता है। सरफेस कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया का सरफेस। तो ये सरफेस पे नॉर्मल है हमारा एरिया वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, ठीक है ना? ये एंगल क्या है? थीटा है। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, एरिया का कंपोनेंट इधर लेंगे, कितना आएगा? ए कॉस थीटा। क्लियर है ना? तो जे इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका? आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा? जे इंटू ए कॉस थीटा। देखिए, जे आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी और कॉस थीटा भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कॉस थीटा है। और हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर के मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जे ए कॉस थीटा, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा? जे डॉट ए, आई इक्वल्स हो जाएगा ना? तो अब आपसे कोई पूछेगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो आप दो रीजन से बता सकते हो। पहला क्या कि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या करता है? वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। और दूसरा कि वो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी का। द फर्स्ट वन इज करंट डेंसिटी एंड अनदर वन इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर है क्या? क्या बोलोगे? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया के बराबर होता है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया के बराबर होता है, और वो नॉर्मल होता है किस पे? सरफेस पे। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया के बराबर होता है, और वो नॉर्मल होता है किस पे? सरफेस के। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? जे डॉट ए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब एक चीज़ और देखो, जे का भी रिलेशन पूछता है वीडी के साथ। हम लोग क्या पढ़े हैं? सिंस हमने जाना है कि आई इक्वल्स होता है एन ए ई वी डी होता है ना, तो इस हिसाब से आई अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका? एन ई वी डी। और आई अपॉन ए को क्या कहेंगे हम लोग? तो आई अपॉन ए को कहेंगे जे। तो जे इक्वल्स हो जाएगा एन ई वी डी। इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या आप इसका डिफाइन करोगे करंट डेंसिटी को ऐसे? तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर है, तो लिख देते हैं इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज along द डायरेक्शन ऑफ करेंट। इसका डायरेक्शन क्या होता है? along द डायरेक्शन ऑफ करेंट। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? करेंट पर यूनिट एरिया, करेंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको नोट करिए। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल अगले क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, है ना? मतलब इसके आगे कहने का मतलब क्या? इस टॉपिक से आगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आगे हम लोग अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें और क्लास आ ही सकते हैं, क्लास चल रही है, आप आ सकते हैं। ठीक है।